स्पीकर सर, प्लीज आबे सिंह जी। स्पीकर सर, आज सुबह में महामहिम का एक अभिभाषण हुआ और उसमें सबसे पहले जो दर्शाया गया, खास करके देश के प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के कहा गया कि हम किसान की जो आय है उसको 2022 तक 2 गुना कर दें। जहां 2022 की बात दुगुना करने की कही गई, मेरे से पहले विपक्ष के नेता ने इस बात का जिक्र किया कि ना बाजरे की खरीद हो रही, ना नरमे और कपास की हो रही। धान जो है मंडियों में आज किसान का धान बर्बाद हो रहा है। हालत ऐसी है कि किसान का जहां धान सरकार ने खरीदना चाहिए था, सरकारी खरीद बंद कर दी। उसकी वजह से उसको अपना धान कम कीमत पे बेचना पड़ रहा है। और जो सरकार ने खरीदा उसमें भी 150 से 200 रुपए नमी के नाम के ऊपर किसान को कम दिए गए। ये आज से नहीं हो रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बढ़ी, पिछले 5 वर्ष में भी इसी तरह से खरीदारी करी गई। हमने बारी बारी मुख्यमंत्री जी से मिलकर के विधानसभा में ये बात पूछी कि हमें आप केवल इतना बता दो कि जो धान की फसल आप खरीद रहे हो, इस एजेंसी की जिम्मेवारी आपने लगा रखी, जो नमी के नाम के ऊपर 150, 200, 250 रुपए किसान को कम दे रही है, वो पैसा सरकार के खाते में आ रहा है, मिल मालिक ले रहा है, या जो एजेंसी उसकी खरीद कर रही है वो ले रही है। सरकार ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। सरकार उस बात को टालती रही और जो किसान को जे फार्म दिया गया, उस जे फार्म के ऊपर फसल की कीमत जो है जितनी चेक से दे दी गई वो चेक से, और बाकी जो 150, 200, 250 रुपया कम दिया गया वो उसके अंदर जोड़ करके ये कह दिया कि ये किसान को नगद दे दिया, जबकि किसान के पास एक नया पैसा नहीं गया। ये छोटा सा घोटाला नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए हर हाल में। ये हजारों करोड़ रुपए का मामला है। अब की बार फिर किसान को उसी तरह मंडी में लूटा जा रहा है। उसके साथ साथ जो बासमती धान की किस्म 1121 है, जिससे किसान ये उम्मीद करता है कि मुझे इसके अच्छे भाव मिलेंगे, अब की बार सरकार की खरीद ना करने की वजह से आज 1121 जो मुंछल, वो भी दोनों आज बुरी तरह से पिटी हुई है। उसके दाम भी आज कम है। कहां तो आय दुगनी करने की बात कर रहे, और कहां किसान की फसल को सरकार खरीदने की बजाय उसको परचेज को बंद करती है और किसान को सस्ते में बेचने पे मजबूर करती है। एक तरफ तो कहा जाता है कि हम अच्छी किसान के खेत की पैदावार हो, ये कहा जाता है कि उसकी फसल की बढ़ोतरी हो, उसके लिए साइंटिस्ट को जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के हैं या जो आपके राष्ट्रीय स्तर पे जो अनुसाधन बने हुए हैं, वहां पे तो ये कहा जाता है कि हर किस्म की आमदन और आय किसान की बढ़े, उसके लिए उत्पादन बढ़ाया जाए, और उत्पादन बढ़ाने के लिए आप नए बीज तैयार करो। और जब खरीदने की बात आती है तो उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि हम तो किसान की जो है सरसों जैसे है। एक तरफ तो प्रयास ये होता है कि सरसों किसान के खेत में 10, 12, 15 क्विंटल तक हो, और दूसरी तरफ सरकार खरीदती है तो उस पर कैप लगाती है और कहती है कि हम 8 क्विंटल से ज्यादा नहीं लेंगे। अब की बार तो इस तरह की मंडियों में किसान की हालत हुई है कि जब वो सरसों बेचने गया था, अगर किसी की 50 किलो सरसों भी फालतू थी तो उसको ये कह दिया कि भाई सरकार इस 50 किलो को नहीं खरीदेगी तो अपनी वापिस ले जाए। उस 50 किलो सरसों को ले जाके घर में क्या करेगा, कहां रखेगा। ये भी कैप लगा दिया कि हम 25 क्विंटल से ज्यादा किसान के नहीं खरीदेंगे। एक किसान के पास आज की तारीख में भी 32 एकड़ जमीन, हमारे जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट के मुताबिक भी किसान 32 एकड़ तक जमीन रख सकता है।
अगर मैंने अपने खेत के अंदर 20 एकड़ में सरसों लगा दिया और मेरी 10 क्विंटल एकड़ के हिसाब से होगी, तो मैं उस सरसों को कहां बेच करके आऊंगा? अगर मैं खुले में उसको बेचता हूं तो मुझे 1000 रुपया 1200 रुपया क्विंटल का कम मिलता है। सरकार दुगनी आमदन की बात करती है, आय बढ़ाने की बात करती है, और दूसरी तरफ किसान को सस्ते में बेचने पे मजबूर करती है। मुख्यमंत्री बताएं तो सही कि इनके अपने लोग, इनकी अपनी पार्टी के लोग अर्धनंगन होकर के प्रदर्शन किया करते थे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाने की बात किया करते थे, रोज कहते थे कि किसान को 2021 से ज्यादा गेहूं का भाव मिले, इसके लिए हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें। कहां गई वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट? उसका जिक्र तक भी नहीं है। जो अभिभाषण पढ़ा गया है उसमें स्वामीनाथन का जिक्र नहीं है। अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होगी तो किसान की आमदन नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री ने सभी में ये बात कही, हमारे जो पिछले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने समय में अपने भाषणों में ये कहा कि किसान की जो फसल का लागत मूल्य होगा हम उससे उसको 50% ज्यादा देने का काम करें। 50% तो बहुत दूर की बात है। आज जो उसका लागत मूल्य है, जो उसकी फसल की पैदावार है, उसको उसका पैसा भी पूरा नहीं बढ़ता। आप नरमे और कपास के ऊपर ले लें, नरमे और कपास की जो की बार भाव चल रहा है वो 5000 रुपये क्विंटल है और उसकी चुगाई का खर्चा जो है 1200 रुपये क्विंटल है। किसान बाजार में बेचने जाएगा उसको तो 3800 रुपये मिलेगा, ना कि 5000 मिलेगा। और सरकार का रेट 5500 रुपये है। सरकार सरकारी रेट पे खरीद नहीं रही। किसान की लागत अगर लगाई जाए तो वह 3800 रुपये क्विंटल के हिसाब से जब बेचने जाएगा तो अपनी जेब से पैसा देकर के आएगा, ना कि अपनी जेब में पैसा डाल करके लेकर के आएगा। मैं मुख्यमंत्री है नहीं, उनसे पूछना चाहता था कि आप कैसे आमदन बढ़ाओगे, कैसे आपने ये जो है महामहिम को लिख करके दे दिया और उनको मजबूर कर दिया है पढ़ने के लिए। तभी उन्होंने बीच में छोड़ दिया। वो इस बात को समझते थे कि इसमें जो लिखा है ये केवल और केवल लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने वाली बात है। मुझे लगता है कि उन्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। उन्होंने भी ये समझ लिया कि झूठ का पुलिंदा है, इसलिए उन्होंने भी आखिरी पेज पे आके खड़े हो गए। ये एक बार नहीं हुआ, पीछे भी कई दफा गवर्नर के अभिभाषण में जो पिछले गवर्नर थे वो भी बेचारे ऐसे पढ़ करके गए। बड़ी हैरानी की बात है कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे सदन में इस तरह की बात महामहिम से करवाई जाती। उसके साथ साथ अभी कंवरपाल जी भी चले गए, जो इस अभिभाषण की शुरुआत करके गए थे, भाषण दे के गए थे। बड़ी पारदर्शिता की बात कर रहे थे नौकरियों के मामले में। जहां तक पारदर्शिता का सवाल है, यहां इस बात का जिक्र किया गया था कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जो किसी के विधानसभा क्षेत्र में जब जाते थे और वहां जाकर के जहां उनका अपना कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता होता था, कोई चुनाव में जाते थे, चुनाव से बाद में जाते थे, तो वहां इस बात को लेकर के लोगों के बीच में शर्तें लगाते थे और कहते थे कि भी आपने हमें क्या दिया जो हम आपको कुछ देख करके दें। ये हुड्डा साहब बैठे आपके सामने, इस बात का सबूत है। हमारे मुख्यमंत्री नहीं, वो भी सबूत है अपने आप में। मेरा बाई इलेक्शन था 2005 का, सुनो तो सही, 2005 का मेरा बाई इलेक्शन था। मैं इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से बाई इलेक्शन लड़ा था। हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये मेरे चुनाव से पहले इलाहाबाद के अंदर गए, लोग इनसे मिले, उन्होंने लोगों ने पूछा, इनसे कहा कि हमारे यहाँ पे कॉलेज नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए बड़ी दिक्कत आती है, राजस्थान के बॉर्डर पे बैठे हैं, 50-50, 60-60 किलोमीटर जाना पड़ता है। इन्होंने भी शर्त रख दी थी कि पहले मेरा विधायक बनाओ फिर मैं कॉलेज बनाऊंगा। खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि इनका कैंडिडेट हारा, मैं जीत करके आ गया। इसी तरह हमारे मुख्य, सुनो आप, ना ये तो मैं उस वक्त के अखबारों की कटिंग दे दूंगा आपको, मैं आपको उस वक्त के अखबारों की कटिंग दे दूं, फिर ठीक है। नहीं, अरे मैं तो फिर उस हल्के से संबंध ही रखता हूं। आप क्यों बिना मतलब की इस बात को छेड़ो, मुझे और बहुत कहना पड़ जाएगा फिर। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री की भी सुन लो। अब जो कह के गए, बोल के गए, वो भी चले गए बेचारे। अब हमारे मुख्यमंत्री भी पिछले दिनों जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र में गए। 7-8 पॉइंट बना लिए उन्होंने। वहां पे एक जमाल गांव है, बहुत बड़ा गांव है मेरे हल्के का, जो राजस्थान के बॉर्डर पे लगता है। वहां पीने के पानी के लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है।
वो एक एक कैंटर जो है पानी का 700, 700, 800, 800 रुपए में राजस्थान से जाकर के लेकर के आते हैं। जब उनकी जन आशीर्वाद यात्रा वहां पहुंची तो लोगों ने गांव को इकट्ठे होकर के और उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत और किल्लत है, इसका कोई समाधान करो। तो उनकी बात सुनने के बजाय उनको कहता है, मैंने सफेद जो कपड़े जो खंड के बांधे रखे थे वो मैंने खुंटी पे टांग दिए। उन्होंने कहा कि आपसे हम पानी की बात कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ बिना मतलब की राजनीति मत करो। फिर उन्होंने कहा कि हम पानी की बात करते हैं। तो कहने लगे, पहले मेरा कैंडिडेट यहाँ से जिताओ करके भेजो, फिर कोई पानी के बारे में सोचूंगा। तो सरकार में बैठे लोग सभी में ये बात कह रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री एक इस तरह की बात किसी विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कहता है तो इसका मतलब वो पूरे प्रदेश के साथ एक बड़ा भेदभाव कर रहा है। यहाँ पारदर्शिता की बात थी नौकरियों के अंदर भी, वो तो बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने दिखा दी, आपको बता दी कि किस तरह की पारदर्शिता हुई। दूसरे ये हमारे जो जजपा वाले जो बैठे हैं, जो आज इनके गठबंधन के सहयोगी हैं, इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। इन्हीं के आरोपों का जवाब दे दे, हमें पूछने की जरूरत नहीं। जो इन्होंने कह रखा है मुख्यमंत्री उसके बारे में बता दे कि भाई इन्होंने क्या पूछा आपसे। जो सवाल इन्होंने खड़े किए थे, जिस तरह से इन्होंने बारी बारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि किस तरह से हर भर्ती के अंदर आज ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता है जो हमारे प्रदेश के लिए बाहर से लाए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जिक्र आया। यहां तक भी कहा कि मुख्यमंत्री बहुत भावुक होकर के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जब इशू को लेकर के आए थे तो बड़े भावुक हुए थे। कई लोगों ने यह भी कहा कि कंवरपाल जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री भी आरोप लगाया कि इनके अपने यहां कोई बेटी नहीं है, इसलिए इनको क्या पता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। अभी मेरे से पहले चिरंजीव राव जो पूछ रहे थे, आपने इनको बैठा दिया क्योंकि पहली बार चुनकर के आए थे और आपने इनको कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर के भी नहीं पूछ सकते। ये बहुत बड़ा इश्यू था जो ये पूछ रहे थे। बावल के अंदर एक गरीब शेड्यूल कास्ट की बेटी जो स्कूल गोइंग, उसका अपहरण उसके गांव के 4 लोगों ने किया और आज उसको 400 और कुछ से ज्यादा दिन हो गए, 496 दिन। आज तक उस लड़की का पता नहीं लग पाया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सरकार जिम्मेवार है या कोई और दूसरी एजेंसी जिम्मेवार है? अनेक दफा आप बैठ जाओ चुप करके। किसी आपने कितने आश्वासन दिए, कितने झूठ बोले उन लोगों के आगे। बैठो आप आराम से, बैठो बैठो आराम से, बैठना सीखो, आप बैठना सीखो, बीच में मत बोलना। अरे तू चुप करे, बैठाओ इनको, इनको बैठाओ, इनको बैठाना सिखाओ पहले आराम से। अरे तुमने दलित की लड़की का अपहरण किया उसके बारे में पूछ रहा हूं, इसको बैठाओ नहीं। तुम्हारी बेचता बेचता आ गया यहाँ पे फिर आज ऐसे गलत कमेंट नहीं करें इसको। किसी के बारे में मैं जो बोल रहा हूं, बोले। मैं जो बोल रहा हूँ अवेदी, मेरी रिक्वेस्ट है। अरे मैं जब बोल रहा हूँ किसी सदस्य के बारे में व्यक्तिगत कुछ कमेंट ना करें। किसने ये राइट दे दिया कि बीच में खड़े हो जाएंगे? मांगे माफी, नहीं बैठाओ इनको, बैठाओ इनको, बैठ जाइए। मैं जो बात जो सीरियस मामला है ये जो बनवारी लाल जी खड़े हुए, बैठ जाइए। ये उस वक्त में मंत्री थे और इनके घर के बाहर लगातार शेड्यूल कास्ट के हजारों लोगों ने बैठ करके धरना दिया था। इनको तो इस बात के लिए पीड़ा है कि इनके घर के बाहर लगातार धरना था। वो इसलिए था, इनके बाहर नहीं था, आप मंत्री थे इसलिए था आपके घर के बाहर। और बारी बारी उन लोगों ने करी, हमने इन्होंने अनेक बार ये आश्वासन दिए और अनेक बार ये बात कही कि जो लोग भी इसके गुनाहगार हैं हम उनको 100% पकड़ने का काम करेंगे। आज तक वो गुनाहगार नहीं पकड़ेंगे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कही गई, ये कह दिया गया कि हमने कॉलेज बना दिए, स्कूल बना दिए। आज भी ऐसी हालत है कि गांव की बच्चियां जो गांव से शहर पढ़ने के लिए जाती हैं उनके लिए कोई सरकार की तरफ से साधन मुहैया नहीं कराया गया। आज भी लड़कियां 50-50 किलोमीटर गांव से गाड़ी किराया करके किराए का पैसा दे करके पढ़ने जाती है। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई है इस प्रदेश के अंदर तो महिलाएं हैं, बेटियां हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास आंकड़े होंगे, सरकार के पास होंगे। सबसे ज्यादा अपराध जो है
2019 जनवरी से लेकर के सितंबर के माह के आंकड़े में आपको बता रहा हूं। हमारे प्रदेश के अंदर हत्याएं जो है इन पिछले 4 महीनों में 884 हुई है। बलात्कार के केस जो है 1286 हैं। गैंगरेप के केस 141 है। उसके बाद अपहरण के केस जो है वो 2767 है। डकैती के 116 केस है। दलितों के विरुद्ध अपराध के केस 640 है। अगला जब सुनोगे तब आपको एहसास होगा कि किस तरह से बेटियां सुरक्षित है हमारे प्रदेश में। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो 14,175 हैं। सारे रिकॉर्ड बीट कर दिया आपने। उसके अलावा चोरी के जो हैं वो 18,129 हैं। ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं, ये आपकी सरकार के केंद्र की सरकार के आंकड़े हैं, जिसके आधार पे मैंने आपके सामने ये बात बताई है। जहां बेटियों की सुरक्षा की बात करते हो वहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध के मामले आज इस प्रदेश की सरकार में है। इसी तरीके से सरकार ने जो है बात करी थी 24 घंटे बिजली देने की। हालत ऐसी है 24 घंटे बिजली तो बहुत दूर की बात है। लोगों को 8-8 घंटे बिजली भी आज नहीं मिल रही। बिजली देने की बात करते हो, ट्यूबवेल के कितने कनेक्शन पेंडिंग है आपकी सरकार के? आप ये तो बताएं कम से कम। जवाब देने वाला नहीं है कोई यहां। कितने कनेक्शन पेंडिंग है? और सरकार ने स्वयं 36,000 से मेरे ख्याल कुछ ज्यादा कनेक्शन ऐसे हैं बिजली के ट्यूबवेल के जो आज पेंडिंग है। जहां 10, 12, 15 फुट के ऊपर पानी है उनको भी सरकार ने डार्क जोन में ला करके रखा हुआ है। मेरे अपने हल्के के अंदर ऐसे गांव हैं जिनके अंदर, रानिया के अंदर ऐसे गांव हैं जहां 12 फुट पे 15 फुट पे नाली के साथ लगते गांव में उनमें पानी है, उनको डार्क जोन में शामिल कर दिया। वो ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। आपने ट्यूबवेल का कनेक्शन देने के साथ शर्तें लगा दी। आपने तो ये भी कह दिया सरकार ने कि अगर कोई ट्यूबवेल का कनेक्शन लेगा उसको पहले एफिडेविट लिख करके देना पड़ेगा। उसको ये बताना पड़ेगा एफिडेविट में कि मैं इस ट्यूबवेल के पानी से जो अपने खेत में लगाऊंगा उससे धान की फसल पैदा नहीं करूंगा। आप किसान क्या बोएगा खेत में, इस बात पे सरकार हमें राय देगी, बताएगी, या सरकार के कहने से किसान अपनी खेती करने का काम करेगा? उसके साथ साथ जहां थोड़ा शॉर्ट कर लें तो कर दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे पता है। वो यही कह के दिया पंडित जी आपको कि इनका शॉर्ट करवा लो थोड़ा। क्या? मैं शॉर्ट कर दूंगा। मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि आप जितने नए नहीं, मेरा ये कहना है कि जो नए सदस्य हैं मैं भी ये कह रहा हूं आप ज्यादा बोल सकेंगे। ये जो सदस्य आए हैं हाँ, वो ज्यादा बोल सकेंगे। को आप ज्यादा समय दें, इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दें ताकि ये लोग भी अपनी बात आपके सदन में अच्छे ढंग से रख सके। लेकिन मैं जो जरूरी 4 इश्यू आपके सामने उनके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि इन इश्यूज पे चर्चा ना हो, नहीं इश्यू जरूर उठाइए, लेकिन थोड़ा शॉर्ट करूंगा। बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी। जहां तक बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की बात है, यहाँ पे सरकार ने पहले ये कहा था कि हम 6,000 और 9,000 रुपया देंगे। वो 6,000 वाली स्कीम बंद कर दी। आज 9,000 वाली स्कीम भी बंद है। और दूसरी तरफ जो आज इनके गठबंधन के साथी, उन्होंने तो यहां तक भी कहा है कि हम 11,000 रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। आज सरकार में शामिल है। अब मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि 11,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या, और ये भी बताना चाहिए कि ये 11,000 रुपया भत्ता जो है कब से लागू होगा, कब से देना शुरू करेंगे, कितने दिन के बाद ये शुरू होगी। उसके अलावा एक चीज और बहुत जरूरी है, बड़ी अहम है। जहां पानी के रिचार्ज की बात आई है, सरकार की तरफ से अभिभाषण में लिखा गया है कि हम पानी को कैसे बचाया जाए। इसके लिए पहले मुख्यमंत्री ने एक बार यह भी कहा था कि मैं जल संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में रैली निकालूंगा। लेकिन रैली निकालने की बजाय, क्योंकि रैली में लेकर के निकलते तो 100% लोग पूछते कि एसवाईएल नहर का क्या हुआ, दादूपुर नलवी कहां चली गई। फिर लोग ये भी पूछते कि अब फिर बोल रहे हैं, अब इनको फिर चुप कराओ, अब इनको बैठाओ, ये कमेंट्री बंद कराओ पहले, तो उनको रख लेने दो, ये कमेंट्री बंद कराओ पहले। एक मिनट कमेंट्री बंद कराओ। एक मिनट मेरी कमेंट्री सुननी पड़ेगी, इनको बैठाओ। देखिए, एक मिनट उनको समय दिया गया, उनको बोलने दो। एक मिनट, आप लोग जो उनको समय दिया गया, मैं उसके अंदर उनको बोलने का अधिकार है। वह एक चीज को चाहे 4 बार बोले, चाहे बार बोले, वो उनका अधिकार है। लेकिन थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है, मैं छोटा करूंगा, बिल्कुल छोटा करके, क्योंकि छोटा करता हूं, 4 ही लाइनों में खत्म करूंगा। आप मुझे एक चीज बता दें
कि मैं जो बात यहाँ पे कह रहा हूँ गवर्नर अभिभाषण पे, उसका जवाब कोई एमएलए देगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी देंगे उसका जवाब। तो फिर ये एमएलए क्यों बोलते हैं बीच में? नहीं, फिर ये क्यों बोलते हैं? मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे आपको। नहीं, फिर मैं कुछ ये क्यों बोलते हैं? बैठ जाइए घनश्याम जी, बैठ जाइए प्लीज, जरा जल्दी खत्म करिए। ये मैंने देखना है, मैंने किसकी बात सुननी है नहीं सुननी है, इनका काम नहीं है बीच में टोक ले मुझे। सपने में भर लिया। मैं जो बहुत जरूरी इशू था जिस पे मैं चर्चा करना चाह रहा था आपसे जिस पे मैं चर्चा कर रहा था, मैं आपसे माध्यम से सरकार से बात पूछना चाहता हूं कि जल संरक्षण की बात कही गई। दादूपुर नलवी नहर का एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे तब, और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे। करीब 350 करोड़ से ज्यादा रुपए उसके ऊपर खर्च हुआ, और उस नहर की उस जो स्कीम थी दादूपुर नलवी नहर की, उससे केवल 3 जिलों में जिनमें नहर का पानी जाता नहीं था, जो ट्यूबवेल पे ही डिपेंड करने वाला किसान था, वो कुरुक्षेत्र था, आपका अंबाड़ा था और यमुनानगर था, जहां करीब 2.5 लाख एकड़ जमीन उस पानी से रिचार्ज होनी थी। आपने उस स्कीम को बंद कर दिया। दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हम किसी ना किसी तरीके से पानी को कैसे बचाया जाए, उसके लिए नई स्कीम लेकर के, स्कीम भी बड़ी हैरानी की, अगर आप इसको पढ़ोगे तब आपको एहसास होगा कि क्या लिख करके गवर्नर को दे दिया इन्होंने ये लिख दिया कि छत के ऊपर पानी इकट्ठा करेंगे। हमने जमीन में तो पानी जाता देखा है, छत के ऊपर पानी इकट्ठा करके जल संरक्षण कैसे कर दोगे आप? ये इसमें लिखा हुआ है। इससे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात क्या होगी कि आपने ये पढ़ा और उसमें ये लिख दिया। कम से कम इसको पढ़ने से पहले करेक्शन तो करवानी चाहिए थी। महामहिम को तो ठीक से लिख करके देना चाहिए था कि हम क्या लिख करके। चलिए अभय जी समापन करिए। बस मैं लास्ट एक बात कह करके, अभी बात चल रही थी, इसी में लिखा हुआ है कि हम बच्चों को शिक्षित करेंगे। इसमें यह नहीं कह रखा कि हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। इसमें यह लिखा है कि 2 लाख बच्चों को हम इस योग्य बनाएंगे कि वो कल को कहीं नौकरी कर सके। आप योग्य बनाने की बात करते हो, लिखते हो। दूसरी तरफ जो गरीब बच्चे हैं जिनका गलत तरीके से दाखला दिखाया गया, वो थोड़े से बच्चे नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर करीब 3 लाख के करीब, 4 लाख के करीब जो है फर्जी एडमिशन इस प्रदेश में हुए, और उसके अंदर 4 लाख जो बच्चे हैं इनके नाम की जो है एडमिशन करके